हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विश्वर इंग्लिश वर्ल्ड में। लास्ट हमने टोटल 6 टेंस देखे थे। आज हमें देखना है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। इससे पहले हमने कौन से टेंस देखे थे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। 3 सिंपल टेंस हमने देखे थे। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, तीनों कंटिन्यूअस टेंस देखे थे। अब बारी है परफेक्ट टेंस की। तो हम आज 7वें नंबर का टेंस देखेंगे, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस में हमने कौन सा टेंस देखा? एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। 2 टेंस हमने देखे प्रेजेंट में। अब हमें प्रेजेंट में तीसरा टेंस देखना है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या आता है हम देखते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो काम भूतकाल में यानी कि पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है पर उसकी इफेक्ट अभी वर्तमान में यानी कि इन द प्रेजेंस चालू है, उसको हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई से मैं खाना खा चुकी हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं लगी है। वर्तमान में इफेक्ट क्या चल रही है? मुझे भूख नहीं लग रही है, वो हमारी इफेक्ट चल रही है। और भूतकाल में काम कौन सा हो चुका है? हमारा खाना खाने का काम हो चुका है। ओके, इसे हम कहेंगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। क्यों परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे? क्योंकि भूतकाल में हमारा काम हो चुका है और उसकी इफेक्ट इन द प्रेजेंस चालू है, इसीलिए हम उसे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Perfect present tense is used to indicate an action which has already done in the past, but the effect of that action is persisted in present. Okay. persisted in present यानी कि जो वर्तमान में अभी उसकी असर चल रही है। देखिए क्या कहा गया है, used to indicate an action which has already done in past, which has already done in past यानी कि भूतकाल में ऑलरेडी वो एक्शन हो चुका है। बट द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन, बट उस एक्शन की यानी कि वो काम की इफेक्ट परसिस्टेड इन प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में चल रही है। ओके, उसको दिखाने के लिए हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, वो प्रेजेंट एंड पास्ट का लिंक दर्शाता है। ओके, पर प्रेजेंट एंड पास्ट का लिंक क्यों दर्शाता है? क्योंकि पास्ट में हमारा काम हो चुका था और प्रेजेंट में उसकी इफेक्ट यानी कि असर चालू है। ओके, इसीलिए उन दोनों की लिंक दिखाता है। थर्ड है द पास्ट हैज करंट रिलेवेंस विद प्रेजेंट। ओके, भूतकाल का वर्तमान से कोई ना कोई ज्वाइंट है यानी कि भूतकाल का वर्तमान के काम से कोई ना कोई रिलेवेंस है, संबंध है, इसीलिए इसको हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। सभी टेंस के जैसे कि हमने सभी टेंस में देखा था 3 चीजें, यूजेस ऑफ टेंस, कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। वो 3 चीजें हमने देखी थी, तो उसी हिसाब से इसमें भी हम 3 चीजें देखेंगे जो सभी टेंस में कॉमन है। सभी टेंस में हमें ये 3 चीजें कंपलसरी देखनी ही है। ओके, यूज ऑफ टेंस, दूसरा है कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस एंड थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम यूजेस ऑफ टेंस देख लेते हैं कि टेंस का यूज कैसे होता है और इस टेंस में कैसे कैसे टाइप के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट रूल है हमारा कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि कंप्लीटेड एक्शंस यानी कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो गया है वो वाला काम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड द स्टोरी ऑफ किंग दशरथ। मैंने किंग दशरथ की स्टोरी पढ़ी है, यानी कि मैं राजा दशरथ की स्टोरी पढ़ चुकी हूँ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मैंने राजा दशरथ की स्टोरी भूतकाल में पढ़ी थी और उसकी असर अभी क्या चालू है, मुझे वो स्टोरी याद है, मुझे उस स्टोरी के बारे में ऑलरेडी जानकारी है। या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं कि ये स्टोरी मुझे दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने ये बुक ऑलरेडी फिनिश कर दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अवर टीचर हैज ऑलरेडी टॉट दिस लेसन। हमारी टीचर ने
ऑलरेडी ये वाला लेसन पढ़ा दिया है, हमारी टीचर ये वाला लेसन ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, पहले से ही पढ़ा चुकी है। अब देखिए क्या मतलब निकलता है कि हमारी टीचर ने पहले से ये वाला लेसन पढ़ा लिया है, इसका मतलब ये कि ये दूसरी बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी वो लेसन आता है, उसके बारे में हमें लेसन के बारे में पता ही है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्प्लाइड द न्यू रूल्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स। क्या कहा गया है कि भारतीय सरकार ने अभी अभी रिसेंटली यानी कि अभी अभी ताजेतर में इम्प्लाइड द न्यू रूल्स फॉर पुअर स्टूडेंट, गरीब विद्यार्थियों के लिए नए रूल इम्प्लाई किए हैं, इम्प्लाई यानी कि सौंपे हैं, नए रूल अमल में लाए हैं। ओके, भारतीय सरकार ने अभी अभी गरीब विद्यार्थियों के लिए नए रूल बनाए हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी वो भारतीय सरकार ने रूल बना चुकी है, इसीलिए गरीब बच्चों को जो है उसको रूल्स का फायदा होगा, उसकी इफेक्ट वर्तमान में होगी। भूतकाल में रूल्स बनाए हैं और उसकी इफेक्ट वर्तमान में हो रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोनू हैज हैड हर लंच जस्ट नाउ। सोनू ने जस्ट अभी अभी, जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी उसका लंच लिया है, सोनू ने अभी अभी उसका लंच सोनू ले चुकी है, यानी कि अभी उसको भूख नहीं लगी है, वो ऑलरेडी खाना खा चुकी है। लंच यानी दोपहर का खाना और डिनर यानी रात का खाना, दोपहर का खाना वो खा चुकी है, इसलिए उसकी इफेक्ट वर्तमान में क्या है, उसको भूख नहीं लगी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीटा हैज जस्ट गोन आउटसाइड। रीटा अभी अभी बाहर गई है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, रिसेंटली यानी अभी अभी ताजेतर में, फिर जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी, फिर जस्ट गोन आउटसाइड यानी कि अभी अभी। मतलब कि ये सारे सेंटेंसेस में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में ये हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं कि जस्ट अभी अभी मैं काम कर चुकी हूँ और उसका इफेक्ट अभी चालू है, इसीलिए परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में ये सारे वर्ड, मोस्ट ऑफ यही वर्ड्स यूज होंगे, वो हम कीवर्ड्स में देखेंगे। ओके, लेकिन आपको इसे ये भी ध्यान में रखना है कि जिस जिस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि ताजेतर में ये काम हो चुका है, अभी अभी ये मैंने काम कर लिया है, अभी अभी मैं बाहर गई हूँ, तो ये वर्ड जिसमें भी इंक्लूड हो वो हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो सकता है। ओके, रीटा हैज जस्ट गोन आउटसाइड, रीटा जस्ट अभी अभी बाहर गई है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, ये हमारा फर्स्ट रूल था कंप्लीटेड एक्शन, और उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट्स में चालू ही है। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा है एक्शंस विच हैज नॉट टेकन प्लेस। इसका मीनिंग क्या होता है, एक एक्शन विच हैज नॉट टेकन प्लेस यानी कि ऐसा काम जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। अब देखिए इस ऐसे टाइप के सेंटेंस में क्या आता है वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल दिया ही गया है, पार्थ हैज नॉट रीच्ड द स्टेशन येट। येट यानी कि अभी तक, पार्थ अभी तक स्टेशन पहुंचा ही नहीं है, यानी कि क्या सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि काम अभी तक हुआ ही नहीं है, एक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस यानी कि काम अभी तक हुआ ही नहीं है। पार्थ हैज नॉट रीच्ड द स्टेशन येट, पार्थ अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस। टेंस के साथ जो कीवर्ड्स कनेक्टेड है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। ओके, वो हम कीवर्ड्स देखते हैं कि कौन से वर्ड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में आ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सिंस, फॉर, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, सो फार, लॉन्ग टाइम, येट, बिफोर, ऑलरेडी, रिसेंटली, बाय नाउ, अप टू नाउ, ये सारे जो वर्ड्स है अगर सेंटेंस में दिए गए हो तो आपको समझना है कि ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। ओके, सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस और फोर का मतलब, सिंस और फोर का मतलब होता है कि उसमें प्रॉपर टाइमिंग दिया गया होता है और उसे सिंस और फोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1978 से रह रही हूँ,
तो 1978 से उसको कहते हैं सिंस और फोर, जहाँ पे पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया हो उसे हम सिंस और फोर कहेंगे। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइमिंग से लेके, तो टाइमिंग से लेके उसको हम कहेंगे सिंस या फिर फोर। जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी, एवर यानी कि हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, सो फार यानी कि, सो फार का मीनिंग क्या होता है? अभी तक, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, येट यानी कि अभी तक जो नहीं हुआ है वो, जैसे कि मैंने स्टेशन का एग्जांपल दिया, अभी तक वो काम नहीं हुआ है, तो नेगेटिव सेंस के लिए हम येट का यूज करेंगे। ओके, फिर बिफोर यानी पहले, ऑलरेडी यानी पहले से, रिसेंटली यानी ताजेतर में, बाय नाउ, अप टू नाउ, अभी तक। ओके, इसे हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में ले सकते हैं ये सारे वर्ड्स को। अब देखिए, ये जो सिंस और फोर है उसका मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन कौन से टाइप के सेंटेंस में हमें सिंस लेना है और कौन से टाइप के सेंटेंस में हमें फोर लेना है वो हम देख लेते हैं। यानी कि कैसे टाइप का टाइमिंग दिया गया हो तो हम सिंस यूज करें, और कैसे टाइप का टाइमिंग दिया गया हो तो हम फोर यूज करें, वो देखते हैं। ओके, आपको ये चीज खास ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सिंस और फोर वाले ही सेंटेंस यूज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे टाइप के सेंटेंस में सिंस यूज करना है और किसमें फोर यूज करना है। ओके, दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन उसके रूल्स, मीनिंग सेम है लेकिन रूल्स अलग है। नेक्स्ट उसी को देखते हैं, सिंस एंड फोर के रूल्स, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस एंड फोर के यूज, सबसे पहले हम देखते हैं सिंस का यूज देखते हैं। सिंस इज यूज्ड टू डिनोट द पीरियड फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ। क्या कहा गया है कि ऐसे समय को दर्शाने के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो समय दिया गया हो उसे हम सिंस कहेंगे। देखिए, ये आपको डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, हम आगे इसे इसके एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। सिंस में देखिए, सबसे पहले सिंस आएगा और उसके बाद आएगा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर हमें साल दिया गया हो यानी कि ईयर दिया गया हो, प्रॉपर मंथ दिया गया हो, तो वो उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। या फिर प्रॉपर टाइमिंग दिया गया हो, 6 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, वो प्रॉपर टाइमिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। सिंस के बाद स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। फिर सिंस के बाद क्या आ सकता है? टाइम, डेट और डे, यानी कि टाइम भी आ सकता है, दिन भी आ सकता है और डे भी आ सकता है। ओके, डेट, डेट यानी तारीख, तारीख भी आ सकती है और दिन भी आ सकता है, यानी कि डे यानी कि संडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो सारे डेज। डेट यानी तारीख और टाइमिंग यानी जो टाइमिंग होता है वो समय। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1995, 2001, 1874, फिर 7 o'clock यानी 7 बजे, 5 जून यानी 5 जून, फ्राइडे यानी शुक्रवार। अब देखिए, आपको यहाँ पे देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने आपको फर्स्ट रूल में क्या कहा? सिंस प्लस स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल में कौन से स्टार्टिंग पॉइंट दिए गए हैं? 1995 यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि 1995 से ये काम शुरू हुआ था, अभी तक वो उसकी इफेक्ट चल रही है। ओके, 2001, 1874, तो ये प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। ओके, फिर 7 o'clock यानी 7 बजे, मैंने आपको क्या कहा? सिंस के बाद प्रॉपर टाइमिंग आना चाहिए, तो देखिए 7 o'clock। ओके, फिर आना चाहिए डेट, तो ये है 5 जून। फिर आना चाहिए डे, तो ये है फ्राइडे। ओके, कोई भी तारीख आ सकती है और कोई भी डे आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी डे आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे है ना, हमें स्टार्टिंग पॉइंट, कोई प्रॉपर टाइमिंग दिया गया है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट से दिया गया है, कब खत्म होगा वो हमें नहीं दिया गया है, उसका जो टाइमिंग है वो फिनिश कब हुआ था वो हमें दिया नहीं गया है, इसीलिए हमें यहाँ पे सिंस का यूज करना है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉपरली दिया गया होगा कि कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो कब खत्म हुआ था वो हमें ये टाइमिंग से हम पता नहीं लगा सकते, इसीलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। अब देखिए फोर का यूज हम देखते हैं सेकंड। फोर में क्या होता है? फोर इज यूज्ड फॉर
फिक्स टाइम ड्यूरेशन। ओके, फॉर का यूज कब होता है? फिक्स टाइम ड्यूरेशन जब दिया गया हो कि फॉर एग्जाम्पल के पिछले 5 मिनट से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो कितनी मिनट्स? 5 मिनट। अभी 5 मिनट में 30 सेकेंड आगे भी हो सकता है, 30 सेकेंड पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि इतने टाइम से मैं खड़ी हूँ, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, आधे घंटे से, 1 घंटे से। तो हमें ड्यूरेशन दिया गया है, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मिनट, ओके, तो 5 मिनट, हम 5 मिनट का मतलब क्या समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी 7:05 हुई है, तो कब से खड़ी हूँ? 5 मिनट से, यानी कि वो 7 बजे से खड़ी होगी तो 5 मिनट हो गई, इसीलिए 5 मिनट से खड़ी है। तो ये हम इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मिनट यानी कि 7 बजे खड़ी थी तो 7:05 हुई है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन हो गया वो। ओके, तो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज होगा। फिर अब देखिए उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आएगा, यानी कि टाइम पीरियड जो जो भी 7 बजे, 8 बजे जो टाइमिंग दिया गया है, 3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, वो पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आएगा फॉर प्लस नंबर प्लस टाइम, टाइम वर्ड प्लस डे। अब देखिए ये क्या कहा गया है कि फॉर के बाद क्या आएगा? नंबर आएगा। नंबर यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मिनट, तो वो नंबर है वो 5 हो गया। ओके, 5। टाइम यानी मिनट्स, 5 मिनट्स। और डेज भी हो सकता है, 5 दिन से मैं इस प्रोजेक्ट का वेट कर रही हूँ, तो 5 दिन। ओके, तो ये प्रॉपर फिक्स टाइम ड्यूरेशन हो गया। 5 दिन मतलब 5 ही दिन। ओके, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं दिया गया होगा। अब देखिए 5 दिन, फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा गया हो कि मैं 5 दिन से प्रोजेक्ट का वेट कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन सुबह 9:30 बजे से या 9 बजे से वेट कर रही हूँ। 5 दिन मतलब पहले दिन में सुबह से भी वेट कर रही होगी, शाम से भी वेट कर रही होगी, या फिर दोपहर को भी। तो वहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट का टाइमिंग नहीं दिया गया होगा। ओके, यहाँ पे फिक्स ड्यूरेशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 मिनट्स, 3 वीक्स, 5 डेज, 12 आवर्स एंड हाफ आवर। अब देखिए ये इसमें है ना, 2 मिनट यानी कि 2 मिनट से मैं खड़ी हूँ। ओके, तो 2 मिनट से खड़ी हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं दिया गया है कि 6 बजे से खड़ी हूँ, 7 बजे से खड़ी हूँ। फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 मिनट, मतलब 2 मिनट। ओके, फिर गए 3 वीक्स यानी कि 3 हफ्ते से, 5 डेज यानी कि 5 दिन, 12 ईयर्स यानी कि 12 सालों से, हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे से। ओके, तो सिंस और फॉर का मीनिंग यही होता है। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, और अगर हमें फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो तो हम वहां पे फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जो हर टेंस में इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो ग्रामर में हम जितना सीख रहे हैं वो एक एक लाइन, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेंसेस में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अगर आपको स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो आपको टेंस नहीं आएगा। आपको कौन से टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनाना है वो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ही पता चलेगा। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस बताना है तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, उसी तरह से देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस। देखिए टेंस में जो मैं आपको जो जितने भी टेंस सिखा रही हूँ, टोटल 12 टेंस है, तो 12 टेंस का जो थीम है ना वो सब सेम है। सबसे पहले मैं आपको यूजेस ऑफ टेंस सिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कीवर्ड्स दिखा रही हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, और स्ट्रक्चर में भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिखा रही हूँ। वो सब मैंने सेम रखा है। क्यों सेम रखा है? ताकि आपको एक टेंस की कंपेयर दूसरे टेंस से करनी हो तो वहां पे आप जल्दी से कंपेयर करके दोनों में जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई कर पाओ। ओके, इसीलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस। कोई भी एक टेंस में हम एक सेंटेंस को टोटल 4 टाइप्स में लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है। ओके, कोई भी टेंस ले ले, अगर हम सिंपल टेंस ले, कंटिन्यूअस टेंस ले,
या फिर परफेक्ट टेंस ले, 12 के 12 काल में से अगर हम कोई भी टेंस ले तो एक सेंटेंस को हम टोटल 4 टाइप से लिख सकते हैं, और 4 टाइप जो है वो एक्टिव वॉइस में होंगे, और उसी एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो वो 4 एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अगर हम 4 पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 4 4, यानी कि 8 हो जाएंगे। इसीलिए एक सेंटेंस को हम 8 टाइप्स में लिख सकते हैं। इन एक्सेप्शन ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, मैंने आपको जो इससे पहले के लेक्चर में कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस दिखाया था, उसमें हम पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का नहीं होता है, तो उसमें हम एक सेंटेंस को सिर्फ 4 टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। अभी तक मैंने आपको 6 टेंस सिखाए हैं और ये 7वां टेंस है, तो सातों टेंस में एक टेंस ऐसा है जिसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, और वो है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। ओके, आगे भी आएंगे एक दो, लेकिन वो जब आगे आएंगे तब दिखाऊंगी। इसमें आएगा पैसिव वॉइस। देखिए टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि विधान वाक्य। ओके, और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधान वाक्य, और उसमें भी 2 सब टाइप्स है, एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव यानी हकार वाक्य, और नेगेटिव यानी कि नकार वाक्य। ओके, ये हमारा हकार वाक्य हो गया और ये हमारा नकार वाक्य हो गया। और इसी दोनों सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में लिखना है, यानी कि दोनों सेंटेंस को हमें क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ वाक्य में लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं एक सेंटेंस को 4 टाइप में। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, उसमें भी एफर्मेटिव। वी हैव विजिटेड द पैलेस। पैलेस यानी महल। देखिए PLACE, प्लेस यानी जगह। ओके, जगह। और PALACE, पैलेस यानी महल। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, सिर्फ एक ही वर्ड हमें, एक ही लेटर बीच में लगाना है, पी के बाद ए। ओके, पैलेस यानी महल। वी हैव विजिटेड द पैलेस, हम महल में जा चुके हैं, यानी कि महल की विजिट कर चुके हैं, हमने महल देख लिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उनको महल के बारे में सब पता है कि महल में कौन सी चीज क्या थी, कैसी थी। ओके, और दूसरी बार उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनके माइंड में सब फिट है। तो ये उनकी इफेक्ट प्रेजेंट में चल रही है। वी हैव विजिटेड द पैलेस, हम महल में जा चुके हैं। उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हम महल में नहीं जा चुके हैं। वी हैव नॉट विजिटेड द पैलेस, हमने क्या किया, बीच में नॉट लगाया और नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका हमें इंट्रोगेटिव करना है, क्या हम महल में जा चुके हैं। तो उसका इंट्रोगेटिव में एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, हैव वी विजिटेड द पैलेस, क्या हम महल जा चुके हैं। और ये जो सेकंड सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, क्या हम महल नहीं जा चुके हैं, हैव नॉट वी विजिटेड द पैलेस। ओके, तो हमने क्या किया, एक ही सेंटेंस को 4 अलग अलग टाइप्स में लिखा, और इसी का पैसिव करेंगे तो टोटल 8 सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है हम देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो पर्सन काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो हमने यहाँ पे वी ले लिया, वी यानी हम लोग, वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैव या फिर हैज। अब देखिए हैव कब आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट जो टेबल आएगा उसमें दिखाऊंगी, और हैज कब आएगा वो भी टेबल में ही आएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे इतना याद रखना है कि या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। ओके, दोनों में से एक। फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। हमने यहाँ पे हैव या फिर हैज, दोनों में से हैव लगा दिया। फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। विजिट यानी मुलाकात लेना, विजिट करना, तो यहाँ पे VISIT, विजिट यानी कि मुलाकात लेना, और उसका पास्ट टेंस क्या होगा, विजिटेड। और पास्ट पार्टिसिपल उसका भी विजिटेड, दोनों सेम आएगा। तो हमने पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ले लिया। देन आएगा ऑब्जेक्ट, हमने किसकी विजिट की, पैलेस की, महल की, तो ये पैलेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। देन अदर वर्ड्स, उसके बाद जो अन्य शब्द जो होते हैं अदर वर्ड्स वो हम लेंगे।
ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, उसके हिसाब से हमने ये सेंटेंस बनाया। ओके, फिर नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, देन आएगा नॉट, बीच में नॉट लगाना है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम आएगा आगे और पीछे। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ओके, सब सेम आएगा, बीच में नॉट आएगा। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम देखते हैं पेसिव वॉइस का सेंटेंस। पेसिव वॉइस में क्या दिया गया है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, देन आएगा हैव या फिर हैज, उसके बाद आएगा बीन। हर एक पेसिव वॉइस में, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के पेसिव वॉइस में बीन लगाना जरूरी है। देखिए, जितने भी हमने अभी तक पेसिव वॉइस देखे हैं, उन सारे पेसिव वॉइस में एक ना एक वर्ड ऐसा होगा कि जिसकी वजह से हम पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस देखा था, उसके पेसिव वॉइस में क्या आ रहा था, बीइंग आ रहा था, BEING, बीइंग। ओके, और सिंपल फ्यूचर टेंस के पेसिव में क्या आ रहा था, विल के बाद बी आ रहा था, बी। तो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में बी था पेसिव वॉइस में, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में था बीइंग पेसिव वॉइस में। उसी तरह से परफेक्ट प्रेजेंट में क्या आएगा, बीन आएगा, BEEN, बीन। उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो आएगा। ओके, देन आएगा बाय, देन सब्जेक्ट। बाय तो सब में कंपलसरी आएगा ही आएगा, उसके सिवा पास्ट पेसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता है। ओके, और इसका हम नेगेटिव करें तो क्या होगा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट आएगा प्लस बीन, बीन से पहले हमें नॉट लगाना है, देन आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन आएगा बाय और देन सब्जेक्ट। ओके, चलिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है एक्टिव और पैसिव का, उसका हम एग्जाम्पल से कंपेयर कर लेते हैं। उसके हमें एग्जाम्पल में क्या करना है, सबसे पहला है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि ये वाला, उसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। शी हैज ईटन बनाना, उसने केला खाया है, वो केला खा चुकी है। अब देखिए, केला खा चुके हैं यानी कि या तो उस बनाना खा के उसका मन भर गया है, या फिर अब उसे भूख नहीं है। ओके, उसकी इफेक्ट कुछ भी हो सकती है। अब देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। किसने केला खाया, उसने, शी, तो शी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें हैव या फिर हैज लगाना है। फिलहाल हम यहाँ पे हैज लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ। आपको फिलहाल ये याद रखना है कि शी के साथ हमने हैज लगाया। उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, ईटन। देखिए, EAT यानी खाना, उसका पास्ट टेंस होगा ATE एट, और पास्ट पार्टिसिपल EATEN। ओके, तो यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल ले लिया, और क्या खा चुकी है, बनाना। तो बनाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बना लिया। ओके, अब देखिए पेसिव वॉइस देखते हैं। पेसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, मेरे द्वारा केला खाया चुका है। अब देखिए, क्या खाया है, केला, बनाना। तो बनाना ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हमने बनाना पहले लिया। उसके बाद हैव या फिर हैज, तो हमने हैज लिया। उसके बाद आएगा बीन, स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे बीन ले लिया। ओके, देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे ईटन ले लिया। उसके बाद आएगा बाय, बाय आएगा तो हमने बाय भी ले लिया। देन हर, हर यानी द्वारा, बाय हर उसके द्वारा, और शी यानी उसने, उसने वो बनाना खा चुकी है यानी कि शी, और उसके द्वारा बनाना खाया गया है तो बाय हर। ओके, शी का हमने हर कर दिया सब्जेक्ट में। तो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्टिव और पेसिव को मैच कर लिया है। ओके,